आज के अध्ययन की विषय वस्तु है भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास। साथियों, इसके पूर्व के वीडियो में भारत में स्थानीय स्वशासन की पृष्ठभूमि पर एक विस्तृत चर्चा हुई थी और जो भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय से हुई, वो आज़ादी के पश्चात जो 3-4 समितियां स्थापित हुई, जैसे बलवंत राय मेहता समिति जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की सिफारिश की, तत्पश्चात अशोक मेहता समिति इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की के स्थापना की बात कही। पीवी राव समिति और यमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति जिसने स्थानीय स्वशासन को विधिवत संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी और एलएम सिंघवी समिति की सिफारिशों को ही ध्यान में रखते हुए अंततः भारतीय संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया और राष्ट्रपति द्वारा जब हस्ताक्षर हुए तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के उपरांत संविधान में जो भाग 9 है, भाग 9 और अनुच्छेद 343 के जितने भी उपअनुच्छेद हैं उनमें जो है भारतीय ग्रामीण स्थानीय निकायों के संदर्भ में सुस्पष्ट प्राविधान संविधान के अंतर्गत कर दिए गए और इन संस्थाओं को विधिवत संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई। साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के उपरांत भारतीय ग्रामीण स्थानीय निकायों की क्या स्थिति रही और इन ग्रामीण स्थानीय निकायों का असर क्या रहा। आप देख रहे हैं कि जिस भारत की अधिकांश जनसंख्या आज भी वो गांव क्षेत्रों में निवास करती हो, यानी वास्तविक भारत के अगर दर्शन करने हैं तो गांवों को देखा जाए तो उन गांवों का जो है उत्थान हुआ, उन्नयन हुआ, विकास हुआ, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के उपरांत गांवों की जो व्यवस्था है उसमें आमूल चूल परिवर्तन आए। जो 1992 के पूर्व की स्थिति और 1992 के पश्चात की स्थिति, तो एक युग परिवर्तन जैसा ग्रामीण परिदृश्य में दिखता है और अब जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी रोडें, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, रोडों के किनारे नालियों की व्यवस्था और स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए उत्तम व्यवस्था, ये अगर आप देख रहे हैं तो गांवों में जो ये उत्थान या उन्नयन हुआ उसमें इन ग्रामीण स्थानीय निकायों की संस्थाओं का एक बड़ा योगदान है। लेकिन ये सशक्त तब हुई जब संविधान में स्पष्ट प्राविधान कर दिए गए। तो पहला टॉपिक यही है कि जो भाग 9 अनुच्छेद 343 के उप अनुच्छेदों के तहत जो प्राविधान है, पहला है कि पंचायतों का गठन एवं संरचना कैसी होगी। तो साथियों, ये पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो पंचायतों का गठन है वो 3 टायर सिस्टम के तहत है, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्राविधान है, जिसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर मध्यवर्ती स्तर पे क्षेत्र पंचायत तथा सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला पंचायत, इनका जो है प्राविधान किया गया। लेकिन यहाँ पर एक साथियों
एक पॉइंट विशेष रूप से नोट कर लें कि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था उन राज्यों के लिए कंपलसरी नहीं थी जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर नहीं है। यानी 20 लाख से ऊपर की जनसंख्या अगर है तो उन राज्यों में संविधान के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात कही गई। यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ जुड़ जाना चाहिए कि कुछ राज्य जैसे पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था 4 स्तरीय है, 4 टायर सिस्टम है। और वो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायतें हैं, वेस्ट बंगाल की बात है, ग्राम पंचायतें हैं, फिर अंचल पंचायत है, फिर आंचलिक है और तब जिला पंचायत है। तो ये एक पॉइंट है कि जो वेस्ट बंगाल की व्यवस्था है उसके तहत एक 4 टायर सिस्टम है, उसे आप समझ लें। ये ग्राम पंचायत तो निचले स्तर का है ही है, और इसके बाद जो है अंचल पंचायत, आंचलिक और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो ये 4 टायर सिस्टम वेस्ट बंगाल में लागू है। यहाँ पर पंचायतों का आप गठन समझ गए होंगे। और भारत में मैं एक और स्पष्ट कर दूं यहाँ पे कि जो ग्रास रूट लेवल पर यानी सबसे निचले स्तर पर जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलेगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर कहीं है तो भारत में ग्राम पंचायतें यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के तहत है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मतदाता अपना प्रतिनिधि नहीं भेजता, बल्कि स्वयं वो जो है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा होता है। क्योंकि गाँव में जो ग्राम सभा है वो एक विधायी संगठन होता है, और ग्राम सभा का जो निर्माण होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ग्राम सभा का निर्माण जो होता है वो उस ग्राम पंचायत में जितने भी जो है पंजीकृत मतदाता हैं, यानी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो मतदाता हैं पंजीकृत, उनकी जो सूची है वही ग्राम सभा के सदस्य हैं। और ये ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो स्वयं उस ग्राम पंचायत का मतदाता ही होता है, जिसके लिए प्राविधान है कि ग्राम सभा की जो 2 बैठकें अनिवार्य रूप से वर्ष में होंगी, और ये भी प्राविधान है कि किन्हीं 2 बैठकों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। यानी पहली बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की पहली तिथि के बीच जो है 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा। ये एक संवैधानिक बाध्यता है। लेकिन बहुत पर्याप्त प्रचार प्रसार न होने से ये जो है ग्राम सभा वास्तविक धरातल पर उतना एक्टिव नहीं है, और जो है जो ग्राम सभा के सदस्य यानी वहाँ का मतदाता वो अपने पदी दायित्वों को समझ नहीं पाता। जबकि जो ग्राम पंचायत है वो वस्तुतः वो कार्यपालिक संगठन है, प्रधान और जो है जो पंचायत मेंबर से मिलकर के एक ग्राम पंचायत बनती है, वो जो है कार्यपालिक संगठन है, और जो ग्राम सभा निर्णय ले उसके अनुसार वो कार्य हो कि भाई किसके दरवाजे से किसके दरवाजे तक जो है रोड का निर्माण होगा, कहाँ पर नालियाँ बनेंगी, या सामुदायिक भवन बनेगा, पराशाला बनेगी, विद्यालय बनेगा। तो ये सब जो है ग्राम सभा को निर्णय लेना चाहिए। तो वास्तविक धरातल पर अभी प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो उत्तर प्रदेश की आप स्थिति देखते हैं तो ग्राम पंचायतें हैं, और जो क्षेत्र पंचायतें हैं वो ब्लॉक लेवल पर होती है, और जो है जिला स्तर पर जिला पंचायतें होती हैं। इसके बाद एक विशेष पक्ष इसका ये है
कि पंचायतों में सीटों का आरक्षण, यहाँ पर जो है सामाजिक न्याय की व्यवस्था लागू हो, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। आर्टिकल 343 का जो सब क्लास डी है, उसमें जो है SC ST को जो आरक्षण दिया गया है वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण है। यानी जितनी जनसंख्या होगी, यदि 50% है SC ST तो उन्हें 50% सीटें वो रिजर्व होंगी। और जो है इसके बाद महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। यहाँ ये जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यानी प्रत्येक, चाहे वो 33% जो महिलाओं का आरक्षण है, वो ये कहिए कि जो SC के लिए आरक्षित सीटें उनमें भी 33% वो SC महिलाओं के लिए भी आरक्षित होंगी। तो ये 33% आरक्षण यानी 1/3 सीटों का जो है आरक्षण महिलाओं के लिए कर दिया गया। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक पक्ष जरूर ध्यान देने योग्य है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिला प्रतिनिधि हैं और पंचायतों में ग्राम प्रधान के पद पे हैं या क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक प्रमुख के पद पे हैं, तो वहाँ पर वास्तविक अगर देखा जाए तो उनके पति या उनके परिवार का कोई पुरुष सदस्य वो जो है उनके कार्यों को संपादित करता है। तो एक ज़रूरत ये भी है कि आरक्षण देना महिलाओं को पर्याप्त नहीं है, बल्कि साथ में उन्हें स्वावलंबन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाए ताकि वो अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन बाखूबी कर सके। तो ये महिलाओं का आरक्षण जो लागू किया गया उसके लिए यहाँ पर साथियों जो है अदर बैकवर्ड क्लास जो है अन्य पिछड़े वर्ग के लिए संविधान में यद्यपि नहीं था, लेकिन बाद में जो है उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग रिजर्वेशन अधिनियम के तहत इसे बाद में लागू किया गया। और ये जो SC ST OBC के लिए आरक्षण है वो 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है, जबकि महिलाओं का आरक्षण वो जो है उसके लिए कोई समय अवधि तय नहीं है। यानी महिलाओं का आरक्षण के लिए कोई निश्चित समय अवधि नहीं है, लेकिन जो SC ST और जो है OBC का आरक्षण है ये 10-10 वर्ष तक ये कहा जा रहा है कि जब समतामूलक समाज नहीं स्थापित हो जा रहा है तब तक ये प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि आरक्षण एक बैसाखी है और बैसाखी के सहारे कोई समाज बहुत आगे तक प्रगति नहीं कर सकता। तो इसलिए ये केवल एक सामाजिक न्याय की व्यवस्था को लागू करने के लिए है, और जैसे ही समतामूलक समाज स्थापित होगा तो उसकी आवश्यकता आरक्षण जैसी चीज़ की आवश्यकता ही वस्तुतः नहीं रहेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये पंचायतों का जो कार्यकाल है उससे समझते हैं। साथियों, पंचायत 5 वर्ष के लिए गठित होती है। गठन के जो है जिस तिथि को शपथ ग्रहण करेगा वो जो है वो पंचायत के जो सदस्य हैं, ग्राम प्रधान हैं या ब्लॉक प्रमुख जो भी हैं, वो 5 वर्ष तक अपने पद पे रहेंगे। लेकिन इससे पूर्व भी उनके विरुद्ध ग्राम सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और जो है उन्हें पंचायत को अपदस्थ किया जा सकता है, अथवा मृत्यु के चलते कोई पद रिक्त हो गया है तो उसमें एक प्राविधान ये कर दिया गया है कि यदि किन्हीं कारणों से वो पद रिक्त हो गया है तो उसे 6 महीने के भीतर, यानी पंचायत का 6 महीने के भीतर पुनर्गठन हो जाना चाहिए। और ये जब पुनर्गठित पंचायत जो होगी वो केवल शेष अवधि के लिए होगी, यानी जो 5 साल में जो अवधि शेष है उस अवधि के लिए पुनर्गठित पंचायत कार्य करेगी। शेष अवधि के लिए पंचायत कार्य करेगी। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। इसके पश्चात जो है पंचायतों के प्राधिकार एवं शक्तियाँ जो है अथॉरिटीज़ एंड पावर्स जो है वो इन जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ को दिया गया है, उसको समझते हैं। ये प्राधिकार एवं शक्तियाँ, पहली बात तो ये है
कि वो जो है सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजनाओं का निर्माण करना, कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्कीम्स हैं, प्लान्स हैं, उनका निर्माण करना पंचायतों का ये पहला दायित्व है कि आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं को तैयार करना। तो ये पॉइंट आप लिख लेंगे, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं को तैयार करना। और जो भी ये आर्थिक विकास की या सामाजिक न्याय की वो योजनाएं हैं, उन्हें क्रियान्वित करने का भी दायित्व पंचायतों को का ही है। और इन योजनाओं को क्रियान्वित करना, इन योजनाओं को क्रियान्वित करना ये भी दायित्व है। इसके पश्चात जो है एक और पॉइंट है कि 11वीं अनुसूची में शामिल जो 29 विषय हैं, ग्राम पंचायतों के लिए 29 विषय बिल्कुल व्यवस्थित कर दिए गए। जैसे जो है केंद्र सूची में वो जो है 100 विषय केंद्र सरकार के लिए, और जो है 61 विषय राज्य सूची में, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। वैसे ही एक 11वीं अनुसूची है जिसमें जो है 29 विषयों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची साथियों 29 विषय वो हैं, जैसे ग्रामीण सड़कें हैं, ग्रामीण जल निकासी की व्यवस्था है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है, सामुदायिक भवन है, और ग्रामीण कर है, चुंगी है, ये सब उसमें शामिल है। तो वो जो है पंचायतों का ये दायित्व है कि 11वीं अनुसूची से जुड़े विषय पर अपनी नीति का निर्धारण करना, ये उसका दायित्व है। और पंचायतें उससे जो भी विषय होते हैं उन पर अपनी नीति का निर्धारण करती है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं साथियों कि अब भाई पंचायतें जो है वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर कैसे बने, वो फाइनेंशियली जो है सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बने। इसके लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना संविधान के तहत की गई है। स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष बाद करेगा, और इस राज्य वित्त आयोग का जो कार्य है वो समझ लेते हैं। राज्य वित्त आयोग का कार्य ये है कि वो देखे कि भाई वो राज्यों से कितने आर्थिक या वित्तीय संसाधन हस्तांतरित इन ग्रामीण गणतंत्रों के लिए, यानी ग्रामीण जो है स्थानीय निकायों के लिए किस हद तक आर्थिक और वित्तीय संसाधन हस्तांतरित किए जाए, क्या जो है उसका वितरण का फार्मूला हो, और ऐसी नीतियों का भी निर्धारण करना जिससे ये जो है वित्तीय दृष्टि से ये संस्थाएं आत्मनिर्भर रहते हुए वो अपने दायित्वों को पूरा कर सके। अर्थात तो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की जो योजनाएं वो बनाए पंचायतें, उन्हें लागू करने के लिए उनको किस हद तक वित्तीय संसाधन चाहिए, ये सुझाव देने का कार्य वो राज्य वित्त आयोग करता है। जैसे अनुच्छेद 280 के तहत जो वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण की व्यवस्था का फार्मूला तय करता है, वैसे ही ये प्राविधान है कि राज्य वित्त आयोग राज्य और स्थानीय निकायों के मध्य वो कैसे जो है वो बैलेंस स्थापित करे। तो ये राज्य वित्त आयोग न केवल ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अपना सुझाव देता है, बल्कि जो नगरीय निकाय हैं उनके लिए भी, वो भी वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बने,
इसलिए वो जो है उस संदर्भ में भी अपनी सिफारिशें देता है। अब इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग यानी इन संस्थाओं, ये अनुच्छेद 243 के तहत ये जो है व्यवस्था है। तो जो पंचायती राज संस्थाएं हैं या नगरीय निकाय हैं, उनके चुनाव निष्पक्षता से संपन्न हो, उन चुनावों को निर्देशित, नियंत्रित एवं संचालित करने का जो दायित्व है वो राज्य निर्वाचन आयोग का है। यानी जो स्थानीय, ग्रामीण एवं नगरीय निकाय हैं, निकायों के चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण एवं संचालन करना इनका दायित्व है। ये निष्पक्षता से चुनाव संपन्न कराता है और जो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन वो राज्यपाल द्वारा होता है। राज्यपाल जो राज्य के निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उसकी नियुक्ति करता है, उसकी पदावधि तय करता है और इस आयोग का कार्य है कि निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पे अपने राय देना और जो है निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण करना और जो है वहाँ पर मतदाताओं को शामिल करना और डिलीशन करना जो मृत हो गए या अन्य किन्हीं कारण से अन्यत्र रहने लगे। तो ये सब कार्य करता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। साथियों, यहाँ पर थोड़े कुछ पॉइंट मैं नगरीय निकायों से भी मैं जोड़ना चाहूँगा। इसमें जो नगरीय निकाय हैं उन्हें समझते हैं। भारत में नगरीय निकायों की अगर व्यवस्था देखी जाए, पहला नगर निगम वस्तुतः भारत का पहला नगर निगम मद्रास नगर निगम है और उस समय की जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो जो है अपने बढ़ते वित्तीय बोझ को कम करने के लिए इन नगरीय निकायों की स्थापना वो लंदन के जो व्यवस्था थी उसके तहत करने का प्रयास ब्रिटिश हुकूमत ने सर्वप्रथम 1687 में किया था। तो मद्रास शहर में, यानी जो आज का चेन्नई है, उसमें पहला जो है नगर निगम स्थापित हुआ। तो एक तथ्यात्मक जानकारी आप नोट कर सकते हैं कि पहला नगर निगम स्थापित भारत में कौन सा हुआ। स्थानीय नगरीय निकायों के संदर्भ में समझते हैं। स्थानीय नगरीय निकाय तो 1687 में भारत के मद्रास शहर में पहला नगर निगम बना। लेकिन इस नगर निगम के पीछे हमने बताया ना, उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ था उसको कम करना। यहाँ पर साथियों, जैसे ग्रामीण स्थानीय निकायों के गठन और संरचना की बात हमने की कि वहाँ पर त्रिस्तरीय एक सिस्टम होता है। यहाँ पर साथियों जो नगरीय निकाय हैं उनमें उनके 3 प्रकार हैं। अगर हम नगरीय निकायों को देखें तो 3 प्रकार समझ सकते हैं। निकाय, पहला जैसे नगर पंचायत
और दूसरा नगर पालिका और तीसरा है नगर निगम। यहाँ पर साथियों जो नगर पंचायत है वो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो नगर में संक्रमण की अवस्था में हो और आधे से अधिक लोग अपनी आजीविका गैर कृषि कार्यों से हासिल कर रहे हो, आजीविका चला रहे हो, तो ऐसे क्षेत्रों को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया जाता है। साथ में इसमें जनसंख्या का भी एक स्तर रखा जाता है कि वो क्षेत्र जो नगर पंचायत बने तो वो एक निश्चित जनसंख्या से ऊपर की जनसंख्या उसमें शामिल हो। तो एक पहला शर्त ये है कि वैसे ग्रामीण क्षेत्र जिनका संक्रमण नगरों में हो रहा हो, संक्रमण नगर में हो रहा हो, जो टाउन एरिया है हो रहा हो और 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो, कृषि कार्यों में लगी हो, तो वो जो है टाउन एरिया के रूप में उसे मान्यता दे दी जाएगी राज्यपाल द्वारा। इसके बाद जो है नगर पालिका का गठन जो है अपेक्षाकृत जो छोटे शहर हैं, स्मॉल सिटीज़ हैं, वहाँ पर छोटे शहरों में, छोटे नगरों में नगर पालिका का गठन होता है और प्राय जिला स्तर पे जो जिला मतलब शहर जो होता है वहाँ पर नगर पालिका गठित होती है। और ये जो है नगर निगम, ये मेट्रोपॉलिसिटीज से इनको जोड़ा जाएगा। नगर निगम यानी बड़े नगरों में, जो महानगर हैं, बड़े महानगरों में इनकी स्थापना होती है। तो एक 3 प्रकार की ये व्यवस्था है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। यहाँ पर साथियों बाकी सब जो है अगर देखा जाए, चाहे वो आरक्षण के प्राविधान, तो नगर निकायों में भी SC ST OBC को उनकी जनसंख्या के अनुपात में तथा महिलाओं को जो 33% सीटें वो आरक्षित होंगी। इनका जो है गठन होगा वो निर्वाचन द्वारा होगा और राज्य निर्वाचन आयुक्त नगर निकायों के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करेगा। ये और वित्त आयोग जो होगा वो नगरीय निकायों के वित्तीय स्वास्थ्य को लेकर के आवश्यक सिफारिश करेगा। बाकी सब वही बिंदु है। यहाँ पर नगर निकायों का भी यही काम है कि आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करना और आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की जो योजनाएं तैयार हो रही हैं उन्हें लागू करना। लेकिन साथ में 12वीं अनुसूची विशेष रूप से यहाँ उल्लेखनीय है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई उसमें 18 विषय हैं। 18 विषय, इन 18 विषयों के संदर्भ में नीतियों का निर्धारण भी वो नगरीय निकाय करेंगे। इसके अतिरिक्त एक जिला नियोजन समिति का भी उल्लेख है और ये इस तरीके से आप देख रहे हैं कि नगरीय निकायों का निर्वाचन हो या वित्तीय व्यवस्था हो या आरक्षण हो, सभी बिल्कुल ग्रामीण निकायों जैसा है। और ये कह सकते हैं कि नगरीय निकाय नगरीय सड़कों जो है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, पार्कों की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, यानी 18 जो विषय हैं उनके संबंध में वो नीति निर्धारित करती है। तो ये हमारी विषय वस्तु पूर्ण होती है साथियों, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।